देखिए बेटा, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं निश्चित समाकलन। ठीक है। एक्सरसाइज 7.9 में आपका निश्चित समाकलन पढ़ना है आपको। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और पेपर में इसमें से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। इसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, निश्चित समाकलन या डेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है बेटा। तो अभी तक जो हम समाकलन पढ़ रहे थे और अब जो पढ़ रहे हैं, इन दोनों में अंतर क्या है वो देख लेते हैं सबसे पहले। ठीक है। तो देखिए, अभी तक हम समाकलन पढ़ रहे थे तो वो क्या था बेटा, प्रति अवकलज था, यानी कि अवकलन का उल्टा। ठीक है। यानी कि किसी फलन का यदि अवकलन हम करते थे, ठीक है, और अवकलन करने पे एफ डैश एक्स आया, एफ एक्स का अवकलन करने पे एफ डैश एक्स आया, तो एफ डैश एक्स का समाकलन करने पे क्या आता था, एफ एक्स आता था। ठीक है। तो अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो प्रति अवकलज था, यानी कि अवकलन का उल्टा था। अब जो हम पढ़ रहे हैं वो निश्चित समाकलन है। निश्चित समाकलन और प्रति अवकलज में बहुत अधिक समानता है। ठीक है। समानता क्या है कि जो भी फॉर्मूले हमने यहाँ पर प्रति अवकलज या अनिश्चित समाकलन में पढ़े, वही फॉर्मूले हमें निश्चित समाकलन में भी प्रयोग करने हैं। लेकिन निश्चित समाकलन में यहाँ पर हमें समाकलन की सीमा ज्ञात होगी। ठीक है। इसमें समाकलन की सीमा दी होगी, जिससे हमें जो समाकलन नियतांक था यानी कि सी, इंटीग्रल कांस्टेंट, वो नहीं लगाना होगा। तो इसमें हम सी का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, सी का प्रयोग नहीं करेंगे। अनिश्चित समाकलन में हम लोग सी का प्रयोग करते थे, लेकिन निश्चित समाकलन में हम लोग सी का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें हमें समाकलन की सीमा दी होगी। ठीक है, जैसे कि यहाँ समाकलन का निशान लगा होगा, इसके ऊपर लिखा होगा ए से बी। ठीक है। ए और बी कोई भी संख्याएं हो सकती हैं, ये कहलाती हैं समाकलन की सीमा। ठीक है। इसमें ये जो ए है, ये कहलाता है बेटा निम्न सीमा, लोअर लिमिट। जो नीचे लिखा होता है वो क्या कहलाती है बेटा, निम्न सीमा, यानी कि लोअर लिमिट। लोअर लिमिट। लोअर लिमिट। ठीक है। और जो ऊपर लिखा होता है बेटा, उसे हम बोलते हैं उच्च सीमा। उच्च सीमा यानी कि अपर लिमिट। ठीक है, इसे हम बोलते हैं उच्च सीमा या अपर लिमिट। ठीक है बेटा। तो ये है लोअर लिमिट यानी कि निम्न सीमा, और ये है अपर लिमिट यानी कि उच्च सीमा। ठीक है बेटा। तो निश्चित समाकलन और समाकलन में बस इतना अंतर है कि जो अनिश्चित समाकलन था उसमें कोई लिमिट नहीं दी होती है, इसलिए हमें यहाँ पर लास्ट में उसमें सी जोड़ना पड़ता है, जो कि समाकलन नियतांक कहलाता है। और जो निश्चित समाकलन है बेटा, डेफिनेट इंटीग्रल है, इसमें आपको लिमिट दी होगी, समाकलन की सीमा दी होगी। ठीक है। जो नीचे लिखे होगा जो नंबर, उसे बोलेंगे निम्न सीमा यानी कि लोअर लिमिट, और जो नंबर ऊपर लिखा होगा उसे हम बोलेंगे उच्च सीमा यानी कि अपर लिमिट। ठीक है ना। और इसमें हमें इंटीग्रल कांस्टेंट यानी सी का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है बेटा। तो देखिए, जैसे कि मान लीजिए कोई फलन है एफ एक्स। ठीक है, एफ एक्स कोई फलन है बेटा, और इसका समाकलन आता है जी एक्स। ठीक है। एफ एक्स किसी फलन का समाकलन क्या आता है बेटा, जी एक्स आता है। अब मान लीजिए इसमें लिमिट दी हुई है ए से बी। ठीक है, लिमिट कितनी दी हुई है इसमें, ए से बी दी हुई है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एफ एक्स का समाकलन करेंगे, और एफ एक्स का समाकलन क्या आ रहा है, जी एक्स आ रहा है। ठीक है। इसके बाद समाकलन करने के बाद हम इस फलन में जो समाकलन करने पर आया है उसमें हम लिमिट रखेंगे बेटा। सी नहीं जोड़ना है इसमें, मैंने बताया निश्चित समाकलन में सी नहीं जोड़ते, तो इसके आंसर में सी नहीं आएगा। ठीक है। अब लिमिट कैसे रखना है वो देखिए ध्यान से। सबसे पहले जो हमारी अपर लिमिट है वो हमें x की जगह रखना है, तो ये देखिए जी बी हो जाएगा। यहाँ पर x की जगह अपर लिमिट b रख दी। फिर हमें माइनस लगाना है बेटा, और फिर हमें x की जगह लोअर लिमिट रखना है, यानी x की जगह a रखना है, तो ये जी ए आ गया, ये इसका आंसर हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल है। जैसे हम समाकलन करते आए पहले, तो हमें सवाल को बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करना है। एफ एक्स का समाकलन जैसे हमने सीखा है बिल्कुल वैसे ही करना है। तो मान लीजिए जी एक्स आ गया एफ एक्स के समाकलन। अब केवल लास्ट में जहां हम सी लगाते थे वहां हम सी ना लगा के अब लिमिट रखेंगे बेटा। और लिमिट कैसे रखेंगे बेटा, पहले हम अपर लिमिट रखेंगे एक्स की जगह, जो भी अपर लिमिट रखी है उसे एक्स की जगह रख देंगे, और फिर माइनस लगाएंगे, और फिर एक्स की जगह उसी फलन में हम क्या करेंगे, लोअर लिमिट ए रखेंगे बेटा। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाए। क्लियर। चलिए अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, सवाल देखते हैं तो आपको और समझ में आ जाए कि इसको किस तरह से करना है। ठीक है, तो 7.9 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया है बेटा, इंटीग्रेशन -1 से 1 लिमिट है और x + 1 dx।
ठीक है, ये फलन दिया हुआ है x प्लस वन डी एक्स। ठीक है, इसका हमें समाकलन करना है। तो जैसा कि मैंने बताया कि सबसे पहले जैसे आप समाकलन करते हैं वैसे समाकलन कर दीजिए। तो देखिए x का समाकलन क्या होता है बेटा, x का समाकलन होता है एक्स स्क्वायर अपॉन टू, प्लस वन का समाकलन क्या होता है बेटा, वन का समाकलन होता है x। अब मैंने क्या बताया कि c नहीं लगाना है, तो इसमें हम c नहीं लगाएंगे, उसके स्थान पर हम क्या करेंगे कि लिमिट रखेंगे बेटा। लिमिट कितनी है, माइनस वन से वन। ठीक है, माइनस वन से वन लिमिट है हमारी। तो हम x की जगह पहले अपर लिमिट रखेंगे और बाद में x की जगह लोअर लिमिट रखेंगे। तो पहले अपर लिमिट कितनी है बेटा, वन, तो x की जगह वन रखो, वन का स्क्वायर अपॉन टू प्लस वन। तो देखिए x की जगह वन रख दिया हमने पहले, फिर हम लिखेंगे माइनस, और माइनस लगाने के बाद अब हम रखेंगे लोअर लिमिट। लोअर लिमिट कितनी है बेटा, माइनस वन है ना। तो अब हम x की जगह माइनस वन रखेंगे, तो माइनस वन का स्क्वायर अपॉन टू और प्लस माइनस वन। ठीक है, तो ये देखिए अब हमने रख दी लोअर लिमिट। तो पहले हमने क्या किया, x प्लस वन का समाकलन किया। तो हम जानते हैं x का समाकलन एक्स स्क्वायर अपॉन टू होता है, प्लस वन का समाकलन x होता है। इसके बाद हमने यहाँ पे c नहीं लगाया क्योंकि निश्चित समाकलन है, समाकलन की सीमा दी हुई है, तो इसलिए इसमें c नहीं लगाएंगे। इसमें अब हम लिमिट रखेंगे बेटा। लिमिट क्या है, माइनस वन से प्लस वन। तो पहले हम ऊपर वाली लिमिट रखेंगे, अपर लिमिट रखेंगे, x की जगह वन रखा, वन का स्क्वायर अपॉन टू प्लस वन, फिर ब्रैकेट लगा दो, फिर लगाओ बीच में माइनस, और फिर माइनस लगा के लोअर लिमिट रखो बेटा x की जगह। तो माइनस वन का स्क्वायर अपॉन टू प्लस माइनस वन। अब इसे सॉल्व कर लो बेटा। तो ये वन अपॉन टू आ रहा है प्लस वन, फिर माइनस माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन होता है, तो माइनस वन अपॉन टू हो गया बेटा। ये हो गया माइनस वन अपॉन टू, और ये देखिए ये माइनस माइनस प्लस वन हो गया। वन अपॉन टू से वन अपॉन टू करते हैं कैंसिल, और वन प्लस वन टू। तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है बेटा, तो इसका आंसर क्या हो गया बेटा, टू। क्लियर है, सभी को समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर टू देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर टू गिवन है इंटीग्रेशन टू से थ्री लिमिट वन अपॉन एक्स डी एक्स। ठीक है, तो हम जानते हैं वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग मॉड एक्स। ठीक है, वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन, वन अपॉन एक्स का समाकलन लॉग मॉड एक्स होता है। और यहाँ पर देखिए लिमिट कितनी दी है, लिमिट दी है टू से थ्री। ठीक है, तो पहले हम अपर लिमिट रखेंगे बेटा, अपर लिमिट कितनी है थ्री, तो लॉग मॉड थ्री, और फिर माइनस लगाएंगे, और फिर लोअर लिमिट रखेंगे, लोअर लिमिट कितनी है टू, तो लॉग मॉड टू। ठीक है, अब इसमें चाहें तो हम लॉग एम माइनस लॉग एन का फॉर्मूला लगा सकते हैं। लॉग एम माइनस लॉग एन क्या होता है बेटा, लॉग एम अपॉन एन, तो लॉग मॉड थ्री अपॉन टू। ठीक है बेटा, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बस जैसे आप समाकलन करते थे वैसे ही करना है। बस लास्ट में हमें सी ना ऐड करके यहाँ पर क्या करना है, जो लिमिट हमें दी हुई है उस लिमिट को हमें रखना है। ठीक है बेटा, चलिए अब इसका थर्ड वाला देखते हैं पार्ट। थर्ड पार्ट में दिया हुआ है वन से टू लिमिट है बेटा, और क्वेश्चन दिया है फोर एक्स क्यूब माइनस फाइव एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस नाइन। ठीक है, तो सबसे पहले तो बेटा इसका अलग अलग इंटीग्रेशन जैसे करते हैं वैसे कर दीजिए। तो देखिए फोर ऐसा ही, एक्स की पावर थ्री का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, एक्स की पावर थ्री प्लस वन अपॉन थ्री प्लस वन। ठीक है बेटा, और माइनस फाइव एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स की पावर टू प्लस वन अपॉन टू प्लस वन, प्लस सिक्स एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स की पावर वन प्लस वन अपॉन वन प्लस वन, प्लस नाइन, यहाँ पे साथ में वन मानेंगे, वन का इंटीग्रेशन कितना होगा बेटा एक्स, और पूरे की लिमिट कितनी है बेटा वन से टू। ठीक है, अब ये देखिए फोर ऐसा ही रहेगा, ये एक्स की पावर फोर अपॉन फोर हो जाएगा, माइनस फाइव ऐसा ही, ये एक्स की पावर थ्री अपॉन थ्री हो गया, प्लस सिक्स ऐसा ही, ये एक्स की पावर टू अपॉन टू है, और प्लस में नाइन एक्स, और लिमिट कितनी है बेटा, लिमिट वन से टू। ठीक है, फोर से फोर कैंसिल कर दो, यहाँ बचा एक्स की पावर फोर माइनस फाइव अपॉन थ्री एक्स क्यूब। ठीक है, इसके बाद ये दो से काट दो, दो तिया छः, थ्री एक्स स्क्वायर और प्लस में नाइन एक्स। ठीक है, लिमिट वन से टू। अब लिमिट रख दो बेटा, पहले हम एक्स की जगह टू रखेंगे, अपर लिमिट रखेंगे, और फिर माइनस लगा के लोअर लिमिट। तो पहले टू रखो बेटा, टू की पावर फोर। ठीक है, टू की पावर फोर माइनस फाइव अपॉन थ्री, टू की पावर थ्री प्लस थ्री, टू का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर एक्स और आएगा। ठीक है, प्लस नाइन एक्स की जगह टू। ठीक है, ब्रैकेट लगाओ, फिर माइनस लगाएंगे, अब लोअर लिमिट रखेंगे बेटा वन, तो वन की पावर फोर माइनस फाइव अपॉन थ्री, वन का क्यूब प्लस थ्री,
1 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 1। ठीक है, अब इस पूरे को सॉल्व कर लेते हैं तो देखते हैं क्या आ रहा है। तो 2 की पावर 4 बेटा 16 होता है, माइनस 2 का क्यूब कितना होता है 8, और 8 का 5 में गुणा कर देंगे तो 8 पंजे 40, 40/3 हो जाएगा, प्लस 2 का वर्ग 4 होता है, 4 तिया 12 और 9 दूनी 18। ठीक है, ये आ गई वैल्यू। और फिर माइनस लगाओ, और माइनस लगा के फिर इसकी वैल्यू लिखो। 1 की पावर 4 1 होता है, 1 का क्यूब भी 1 होता है, तो 5/3, 1 का वर्ग 1, तो 3 एकम 3 और 9 एकम 9। ठीक है बेटा, अब देखो यहाँ पर ये देखो, सबसे पहले तो 18 और 12 30, 30 और 16 46 होगा बेटा, तो ये होगा 46 माइनस 40/3, और फिर माइनस ये देखो 9 और 3 12 और 1 13, तो माइनस के 13, और ये माइनस माइनस प्लस के 5/3 हो गया बेटा। ठीक है, 46 में से 13 घटा दो आप, 46 में 13 जाएगा बेटा तो 33 बचेगा, माइनस 40/3 में से 5/3 घटा दे तो माइनस के 35/3 आ जाएंगे बेटा। इसके बाद 3 एलसीएम ले लो, यहाँ पे 3 का 33 में गुणा तो 99 हो गया, माइनस के 35 और बटे में 3, और 99 में से 35 घटा दो बेटा तो 9 में से 5 गए 4 बचे, और इसके बाद 9 में से 3 गए तो यहाँ पर 6 बचे, तो ये बचेगा पूरा 64 हो जाएगा। ठीक है, और बटे में 3, तो 64/3 ये इसका आंसर हो गया। ठीक है बेटा, क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखो बेटा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में लिमिट दी हुई है बेटा 0 से π/4। ठीक है, और फंक्शन है sin 2x dx। ठीक है, तो sin 2x का समाकलन करो सबसे पहले। तो sin x का समाकलन क्या होता है बेटा, माइनस कॉस एक्स। sin x का समाकलन माइनस कॉस एक्स, तो माइनस के cos 2x और x के गुणांक से भाग। x का गुणांक कितना है बेटा 2 है, 2 से हमें भाग देना पड़ेगा, अपॉन में 2, और 0 से π/4 इसकी लिमिट हो गई बेटा। ठीक है, माइनस का 1/2 ऐसा ही रखो बेटा। ये cos 2x है। ठीक है, तो cos 2x है, तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर x की जगह पहले π/4 रखेंगे और फिर x की जगह 0 रखेंगे, तो ये देखिए कितना आ रहा है, cos x की जगह π/4 रखो, 2 दूनी 4, कितना बचा बेटा π/2 बचा। ठीक है, माइनस फिर x की जगह 0 रखो बेटा, तो ये कितना हो गया cos 0। पहले π/4 रखा, 2 से कट गया, 2 दूनी 4, π/2 बचा, और फिर माइनस लगा के 0 रखा, 0 1/2 तो बाहर है ही। ठीक है, 1/2 ऐसा ही cos 90 का मान होता है 0, cos 0 का मान होता है 1, तो माइनस माइनस प्लस हो गया बेटा, तो आंसर आ गया प्लस का 1/2, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है बेटा, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है 0 से π/2 लिमिट है और cos 2x dx। ठीक है, तो ये बिल्कुल सेम है क्वेश्चन, तो ये आप होमवर्क में कर सकते हो इसको। ठीक है, घर पे ट्राई करना है इसको, क्वेश्चन नंबर 4 के जैसा ही है बिल्कुल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में लिमिट दी हुई है 0 से π/4 और फंक्शन है हमारा 10x dx। तो 10x का इंटीग्रेशन हम जानते हैं बेटा क्या होता है, log mod sec x। 10x का इंटीग्रेशन होता है log mod sec x, और लिमिट कितनी है बेटा, लिमिट है 0 से π/4। तो लिमिट रख दीजिए, पहले π/4 रखेंगे, log mod sec π/4, और फिर माइनस लगा के फिर 0 रखेंगे, log mod sec 0। ठीक है, अब देखिए sec π/4 की वैल्यू क्या होती है बेटा, sec π/4 होता है √2, और sec 0 की वैल्यू क्या होती है बेटा 1। sec 0 1 होता है, sec π/4 √2, और log 1 0 होता है बेटा, log 1 0, तो क्या बचा बेटा log √2। ठीक है, तो चाहे इतना छोड़ दीजिए, या फिर √2 का मतलब क्या होता है पावर 1/2, रूट का मतलब पावर 1/2, तो log m पावर n, n log m घात आगे आ जाएगी तो 1/2 आगे, और ये बचा log 2, तो 1/2 log 2, ये इसका आंसर हो गया बेटा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 में 4 से 5 लिमिट है और e की पावर x dx। तो ये तो बिल्कुल ही सिंपल है, e की पावर x का समाकलन e की पावर x होता है बेटा, और 4 से 5 लिमिट, तो बस पहले 5 रख दो फिर 4, तो e की पावर 5 माइनस e की पावर 4, बाकी इसमें कुछ भी सॉल्व नहीं होगा बेटा, तो यही आंसर हो गया। बस चाहे तो e की पावर 4 इसमें कॉमन ले सकते हैं, तो बस इतना और लिख सकते हैं कि e की पावर 4 कॉमन, तो e की पावर 5 की जगह e बचा और माइनस में 1 बचा, फिर ये आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखें हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है बेटा π/6 से π/4 लिमिट, π/6 टू π/4 लिमिट दी हुई है cosic x dx।
ठीक है, cosec x dx ये दिया हुआ है। अब इसमें हम देखो cosec x का इंटीग्रेशन कितना होता है बेटा, cosec x का इंटीग्रेशन होता है log mod cosec x माइनस cot x। ठीक है, log mod cosec x माइनस cot x, ये cosec x का इंटीग्रेशन होता है। और इसकी लिमिट कितनी है बेटा, लिमिट है π/6 टू π/4। ठीक है, तो ये हमने लिमिट रख दी इसमें। अब देखिए इसमें वैल्यू रखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर π/4 रखना है, तो log mod cosec π/4 और माइनस में cot π/4। ठीक है, फिर हम यहाँ पर माइनस लगाएंगे बेटा, ब्रैकेट लगाओ और फिर माइनस, ब्रैकेट के बाद माइनस लगाओ फिर रखो π/6, तो log mod cosec π/6 और माइनस का cot π/6। ठीक है, तो हमने यहाँ पर माइनस लगा के आगे वैल्यू रख दी। अब देखिए कितना आ रहा है, log mod cosec π/4। ठीक है, cosec 45 की वैल्यू कितनी होती है, cosec π/4 की वैल्यू होती है √2। और cot π/4 की वैल्यू होती है बेटा 1 माइनस लॉग यहाँ पर cosec π/6 यानी cosec 30, cosec 30 की वैल्यू बेटा 2 होती है। और cot 30 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, cot 30 की वैल्यू होती है आपकी 1/√3, सॉरी √3। ठीक है, cot 30 की वैल्यू √3। अब यहाँ पे आप log m माइनस log n की वैल्यू लगा सकते हैं, log m माइनस log n log m अपॉन n, तो कितना हो जाएगा बेटा, √2 माइनस 1/2 माइनस √3, 2 माइनस √3। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे यहाँ पर, अब हम यहाँ पर इसमें क्या कहते हैं, अगर चाहें तो इसमें कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर सकते हैं। तो कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई डिवाइड यानी कि √2 माइनस 1/2 माइनस √3 में हमने क्या किया, 2 प्लस √3 से मल्टीप्लाई कर दिया बेटा और 2 प्लस √3 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, 2 प्लस √3 से मल्टीप्लाई, 2 प्लस √3 से डिवाइड। अब यहाँ पर हम लोग इसे सॉल्व करेंगे आगे, तो ये देखिए ध्यान से, √2 माइनस 1 का 2 प्लस √3 मल्टीप्लाई करो, √2 का 2 में 2√2। ठीक है, √2 का √3 में √6 हो गया। ठीक है, 1 का 2 में -2, 1 का √3 में -√3। और अपॉन में देखो a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, √3 का स्क्वायर 3 हो गया। ठीक है बेटा, तो ये आ गई वैल्यू 4 माइनस 3, और 4 माइनस 3 कितना होता है बेटा 1। ठीक है, तो फाइनली जो आंसर हमारे पास बचेगा वो यही बचेगा, लॉग मॉड में 2√2 प्लस √6 -2 -3। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। मल्टीप्लाई करके लिखना है तो ठीक है, नहीं लिखना है तो नॉर्मली इस पर भी रूट लगाना पड़ेगा। ठीक है ना, ये भी रूट में आएगा, √3। तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखो बेटा, इसमें दिया है 0 से 1, 0 से 1 लिमिट है और dx अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो 1/√1 - x²। ठीक है, 1/√1 - x², तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ये होता है साइन इनवर्स एक्स। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/√1 - x² का इंटीग्रेशन, ये होता है बेटा साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, और लिमिट कितनी है बेटा, 0 से 1, 0 से 1 लिमिट है, लिमिट रख दो 1, तो साइन इनवर्स 1 हो गया बेटा। उसके बाद -0 रख दो तो साइन इनवर्स 0 हो गया। ठीक है, साइन इनवर्स में 1 किसकी वैल्यू होती है बेटा, 1 वैल्यू होती है साइन π/2 की, है ना, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है बेटा। तो साइन π/2, और 0 किसकी वैल्यू होती है बेटा, तो 0 वैल्यू होती है साइन 0 की, तो साइन 0 0। साइन इनवर्स से साइन हटा दो तो ये π/2 बचा, और साइन इनवर्स साइन यहाँ हटाया तो ये 0 बचा, तो ये आ गया आंसर π/2। ठीक है बेटा, ये इसका आंसर हो गया। क्लियर। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है बेटा, ये भी बिल्कुल ऐसा ही है, 0 to 1 लिमिट है, dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन टेन इनवर्स एक्स, और 0 to 1 लिमिट। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिमिट रखेंगे 1 इसमें, तो टेन इनवर्स 1 माइनस टेन इनवर्स 0 हो जाएगा बेटा। अब देखिए टेन इनवर्स 1, 1 किसकी वैल्यू होगी बेटा 10 में, ये वैल्यू होगी 10 π/4 की, 1045 की वैल्यू। और 0 किसकी वैल्यू होगी बेटा 10 में, तो ये वैल्यू होगी 10 0 की।
ठीक है, टेन इनवर्स से टेन हटा दे तो ये बचा पाई/4, और माइनस टेन इनवर्स टेन यहाँ भी हटाया जीरो, तो ये कितनी आ गई वैल्यू बेटा, पाई/4। तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, पाई/4 इसका आंसर हो गया। क्लियर बेटा, समझ में आ गया।